Moving forward, come to the next question. The question number 2 is describe the principle and procedure of osmotic fragility test. अब सबसे पहली बात आती है कि ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट क्या होता है। आरबीसी जो है, आरबीसी के अंदर हम पानी डाल के हम ये चेक करते हैं बेसिकली कि जो आरबीसी है, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेट कितना हो रहा है। जैसे कि द ऑस्मोटिक fragility test measure the resistance of RBC to hemolysis when exposed to varying concentration of hypnotic saline solution. RBC in a hypnotic solution will take up water and swell. इसमें क्या होता है कि hypnotic solution हमने RBC में डाला, उससे क्या होगा कि RBC ने जब वो लिया उससे वो फूल गया, swell हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि the extent which they can swell before the rupturing reflect their membrane stability. मतलब हम ये चेक करते हैं कि वो जो आरबीसी को के अंदर हमने जो वाटर डाला था, जो सलाइन वाटर डाला था जिससे आरबीसी फूली है, वो रप्चर होने से पहले कितना फूली है, किस डायमीटर तक फूली है। हो सकता है 0.1 माइक्रोमीटर तक फूली हो सकता है 0.5 माइक्रोमीटर तक फूली हो। तो उस चीज को हम इस टेस्ट से चेक करते हैं, ठीक है। अब आता है इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी। अब फ्रैगिलिटी क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि आरबीसी लाइज एट हायर सलाइन कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज दे हैव लेस सरफेस एरिया। मतलब क्या है कि हमने सलाइन वाटर में डाला, आरबीसी के ऊपर सलाइन वाटर डाला, उससे क्या हुआ, फूली। ज्यादा फूली मतलब उसका सरफेस एरिया ज्यादा था, कम फूली सरफेस एरिया कम था। जब सरफेस एरिया ज्यादा था उसको इंक्रीज फ्रैगिलिटी बोलते हैं, सरफेस एरिया कम था तो डिक्रीज फ्रैगिलिटी बोलते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। अगेन हर एक प्रोसीजर करने से पहले ऑफकोर्स हम प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं सलाइन सॉल्यूशन जो होता है 0.85 टू 0.10, लाइक आइसोटोनिक टू हिप्नोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं। किसका, सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, ठीक है। उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगेन हम सैंपल कलेक्ट करते हैं एंटीकोगुलेंट से, कैसे, EDTA से, ठीक है, इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है। इससे हम सैंपल कलेक्ट किया। उसके बाद हमने जो सैंपल कलेक्ट किया उसको हमने डाला, ब्लड को डाला किसमें, सलाइन सॉल्यूशन में। कैसे, जो वॉल्यूम होता है 0.05 ml डालते हैं हम ब्लड का वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ NaCl में। उसके बाद आता है इंक्यूबेशन, हमने उसको अच्छे से मिक्स किया, स्टायर किया, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगेशन, हमने उसको एक सेंट्रीफ्यूगेशन चैम्बर में डाल के उसको अच्छे से घुमाया। उससे क्या होता है, जो हैवी सबस्टांस है वो नीचे की तरफ को प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और जो वाटरी सबस्टांस है वो ऊपर की तरफ को फ्लोट करने लगते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो अगेन जो आरबीसी जिसने जितना भी उसने सैंपल NaCl का उसने अपने अंदर स्टोर किया है, वो कितना स्टोर किया है, किस एरिया तक किया है, ठीक है, हमने उसको ऑब्जर्व किया। उसके बाद आता है रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। अब रिजल्ट कैसे आएगा, नॉर्मल ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी टेस्ट में क्या होता है, हीमोलाइसिस जो होता है वो 0.45 NaCl 0.45% NaCl डालने पे वो हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस। अब अगर किसी का ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी बढ़ा हुआ है तो उस केस में क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है 0.45, ये बढ़ के 0.65 तक पहुंच जाती है, ठीक है। और डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी में क्या होता है, ऑफकोर्स 0.45 से कम पे ये प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे कि सबसे पहला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस। इसका क्या है कि हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस तो नहीं है। अब हेरिडेटरी का मतलब क्या है, हेरिडेटरी एस्फेरोसाइटोसिस मतलब कि जो जनरेशनल वाइज चीजें तो नहीं आ रही है, ऐसा तो नहीं कि उसके बाप में ये प्रॉब्लम थी, उसके दादा में ये प्रॉब्लम थी, उसके चाचा में ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये प्राइमरली यूज टू डायग्नोस हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस वेयर आरबीसी आर मोर फ्रेगाइल एंड रप्चर इजीली टू हिप्नोटिक सॉल्यूशन ड्यू टू देयर स्फेरिकल शेप। मतलब क्या है, यहां पे आरबीसी ज्यादा फ्रेजाइल होता है, ठीक है, और आसानी से टूट जाता है। दूसरा होता है थैलेसेमिया और अदर थैलेसीमिया का कंडीशन लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम ये चेक करते हैं कि पेशेंट को, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। थैलेसीमिया का कंडीशन उसको बोलते हैं जिसमें जो ऑस्मोटिक फ्रैगिलिटी है आरबीसी की वो कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन डिसऑर्डर। ऐसा तो नहीं है कि आरबीसी के मेम्ब्रेन में किसी तरीके का कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है,
ये इन सारी चीजों से हम बेसिकली ये देखते हैं कि पेशेंट के अंदर, जिस भी पेशेंट का हमने ब्लड सैंपल अभी कलेक्ट किया है, ठीक है, उस पेशेंट के ब्लड में, उस पेशेंट के आरबीसी में, ठीक है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आरबीसी उसका बहुत ज्यादा फैला हुआ है, आरबीसी कम फैला हुआ है, आरबीसी फैल नहीं रहा है। ये सारी चीजें हम इससे जानते हैं, हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।